पाठ से, पहले हम करेंगे पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से, इसमें दिया गया है कि मेरी समझ से। क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा स्टार बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? इसमें है चरण है, हिमालय है, बंसी है, सिंधु है। तो हिंद महासागर के लिए सिंधु आया है, इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप स्टार इस तरीके से स्टार मार्क भी बना सकते हैं। इसके बाद है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसके बारे में कहा गया है? तो इसमें है मातृभूमि कविता के बारे में बताया गया है कि भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इस मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से जो विषय लिया गया है वो भारत की प्रशंसा की गई है। तो भारत की प्रशंसा में सभी विषय आ जाएंगे, महापुरुष भी आ जाएंगे, प्राकृतिक सुंदरता भी आ जाएगी, वीर महापुरुष भी आ जाएंगे। इसीलिए भारत की प्रशंसा पहला वाला सही है। अब आगे हम प्रश्न करेंगे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। अब हम मिलान करेंगे, इसमें पूरा मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो हम ये पूरे मिलान को अच्छे से करेंगे और इसमें देखिए कि क्या क्या इसमें दिया गया है। इसमें मैंने नंबर लिख दिया है कि कौन सा सही है। हिमालय, जो हिमालय दिया गया है यहाँ पे हिमालय का 10 नंबर पे दिया गया है। हिमालय जो है 10 नंबर पे है। इसमें दिया है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। तो इसमें है हिमालय का होगा 10 नंबर। फिर दूसरा करेंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी 4 नंबर पे, उसका आंसर 4 नंबर पे है। त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 नदियों की मिली हुई धारा, संगम धारा। इसका आंसर सेकंड का 4 है। फिर इसके बाद थर्ड का मलय पवन। मलय पवन का प्रश्न इसके मलय पवन जो कि 6 नंबर पे है। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को मलय कहा गया है। प्रश्न इसमें नंबर 4 है, सिंधु है। सिंधु का उत्तर है समुद्र, एक नदी का नाम है सिंधु नदी। अब इसके बाद हम करेंगे गंगा यमुना। गंगा यमुना का जो है वह 3 नंबर पे है। भारत की प्रसिद्ध नदियों का नाम गंगा यमुना दिया गया है। क्वेश्चन इसमें नंबर है 6, रघुपति। रघुपति जो है 5 नंबर पे दिया गया है। यहाँ पे रघुपति है 5 नंबर पे है। श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें रघुपति कहा जाता है। अगला है 7 नंबर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण 2 नंबर पे। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो 7 नंबर का आंसर 2 नंबर पे दिया गया है। आपको मैचिंग करना है, इसे मिलान करना है। मैंने नंबर इसलिए डाल दिया ताकि आपको आसानी से पता लग जाए और मैचिंग आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें पॉइंट 8 है सीता। सीता 9 नंबर पे इसका आंसर है। सीता जी जो है जनक की पुत्री कही जाती हैं, उनकी पुत्री जी हैं। 10 गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 10 नंबर का जो उत्तर है 1 नंबर पे आपको मिलेगा। इसके बाद है इसमें गीता। गीता भी दिया है तो गीता 7 नंबर पे मिलेगा। यहाँ पे गीता 7 नंबर पे दिया गया है। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के बीच हुए संवाद की चर्चा की गई है। तो गीता एक पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता है, उसका ही भाग है इसमें। तो ये पूरे मिलान जो है मैचिंग है। आप इस तरीके से इसको बहुत ही आसानी से अपने उत्तर पुस्तिका में, क्लास वर्क में आप कर सकते हैं। तो मिलान का पार्ट ये हो गया। अब हम पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। पंक्तियों पे चर्चा है इसमें।
कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा और अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखिए। कहा गया कि आपस में आप चर्चा करना है, आपको बातचीत करना है और अपने क्लास वर्क में, अपने उत्तर पुस्तिका में इसे लिखना भी है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। इसमें कहा गया है कि भारत देश में भारत की रक्षा के लिए बहुत बार युद्ध हुए हैं। भारत भूमि बहुत बार युद्ध हुए हैं भारत की रक्षा के लिए। यह बुद्ध की भूमि है, यह महान पुरुष बुद्ध की भूमि मानी जाती है। यह मातृभूमि, यह धरती माँ हमारी है और इसी धरती माँ, इसी भारत में हमारी जन्मभूमि भी हमारी है। यह जन्मभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी कर्मभूमि है। सोच विचार के लिए इसमें सोचना है, विचार करना है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसमें दिया है कि इसमें हम इसको करेंगे कि पहला है, कोयल कहाँ रहती है? कोयल जो रहती है आम के पेड़ पर रहती है। तन-मन कौन संवारती है? पवन संवारती है। हवा हमारे तन को, मन को मुग्ध कर देती है, संवार देती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने पहाड़ी से झरते हैं, पर्वतों से झरते हैं, पहाड़ों से झरते हैं। तो पहाड़ी से झरने झरते हैं। चौथा है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? श्री कृष्ण ने गीता का पाठ सुनाया, भगवत गीता का पाठ श्री कृष्ण ने सुनाया। 5 है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? दुनिया का, भारत का यश बढ़ाया। गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, दुनिया का यश बढ़ाया है। इस तरीके से है। ख नंबर है, हम करेंगे ख है, नदियाँ लहर रही हैं, पगबग छहर रही हैं। इसमें दिया गया है यहाँ पे कि नदियाँ जो है लहर रही हैं, पगबग छहर रही हैं। नदियाँ जो है झरझर उसके पानी यहाँ वहाँ लहरते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं और पग पग छहर रही हैं। पग पग पे हमारे इस भारत भूमि पे, प्रकृति पे जो सुंदरता है, जो लहर रही हैं, छहर रही हैं, जो कृषि है, खेत है, वह हर पग पग पे हमें लहरते हुए नदियाँ और खेत खलिहान हरियाली दिखाई दे रही है। इसमें लहर का अर्थ होता है, देखिए इसमें लहर का अर्थ है पानी का हिलोरा। पानी जब ऊपर नीचे होता है उसको लहर बोलते हैं, मौज बोलते हैं, उमंग भी बोलते हैं, वेग बोलते हैं, जोश बोलते हैं। अब छहर का अर्थ होता है बिखरना। बिखरना है, चितराना है, छिटकना है, फैलना है। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो छटा जो प्रकृति की जो छटा है, सुंदरता है, वह छहर रही है, यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है, छहर रही है। और किसका पानी लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है और किसानों के खेत जो है एकदम लहला रहे हैं, छहर रहे हैं, छटाएं सुंदर प्रतीत हो रही हैं। इस तरीके से हमें इसमें दिया गया है। अब आगे करेंगे, हम कविता की रचना करेंगे। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। कभी कभी कवि जो है यमुना को यमुन के पुकारते हैं। किसी किसी शब्द को कविता में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ यमुना को यमुन कहा गया है। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा करना है, एक दूसरे से बांटना है। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का शीर्षक मातृभूमि दिया गया है, तो आप इस का शीर्षक और क्या देना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से चर्चा करना है, विचार करना है, फिर इसका नाम देना है। जैसे आप कह सकते हैं मातृभूमि है तो आपका जगत जननी या फिर जगत भूमि या फिर हम भारत देश, इस तरीके से अलग अलग नाम से आप चर्चा करके कर सकते हैं। स्तंभ 1 दिया है, स्तंभ 2 दिया है, कुछ पंक्तियाँ दी गई है, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियाँ भी है। इसे हमें जोड़ा बनाना है। इसे क्या करना है, स्तंभ एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में हमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए मैंने मिलाया है इसमें स्तंभ 1 स्तंभ 2। वह जन्मभूमि मेरी,
वह मातृभूमि मेरी, इसका जो है वह ये दूसरा नंबर होगा। दूसरा सेकंड का है चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, इसका आंसर तीसरा है। इसका आंसर तीसरा है। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता के गीत गाए जा रहे हैं। इसके बाद है इसमें फर्स्ट का सेकंड हो गया, थर्ड का सेकंड का थर्ड हो गया, और तीसरा का अमराई घनी है कोयल पुकारती है। यहाँ पे दिया है कि यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो वह जन्मभूमि मेरी व मातृभूमि मेरी का उत्तर जो है ये सेकंड है। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, इसका उत्तर है वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायक है कि पक्षी पेड़ पौधे प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। इसके बाद अमराई का मतलब होता है आम का पौधा। अमराई घनी कोयल पुकारती है, इसका आंसर तीसरे का फर्स्ट वाला है। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट का सेकंड दिया है और सेकंड का थर्ड दिया है और फर्स्ट का जो है ये फर्स्ट स्तंभ सेकंड में दिया है। इस तरीके से मैंने उसके सामने लिख दिया है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए कि किसका उत्तर क्या है। फर्स्ट का सेकंड उत्तर है, थर्ड का सेकंड का थर्ड है और थर्ड का फर्स्ट है। और सामने लिखी हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगा। अनुमान या कल्पना करना है, हमें अनुमान लगाना है, सोचना है, इमेजिनेशन करना है, अपने समूह में मिलकर चर्चा करना है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती। अमराई मतलब जो आम के घने घने जो पेड़ होते हैं वहाँ पे कोयल बैठ के कू कू करके पुकारती है। कोयल पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी? तो कोयल कू कू करके अपने साथी को पुकार रही होगी, आम के पौधे पर बैठकर पुकार रही होगी। सेकंड का है बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। जो ठंडी ठंडी पर्वतमालाओं से जो हवाएं निकलती हैं वो हमारे तन को, हमारे मन को संवार देती है, मुग्ध कर देती है। पवन किसका तन मन संवारती है, यह कैसे करती है? पवन ठंडी ठंडी हवाओं से हमारे तन को, हमारे मन को शीतल कर देती है। तो इसमें हो गया, इसमें अनुमान लगाना है और आपस में चर्चा भी करना है। तो इस तरीके से आप चर्चा के माध्यम से कर सकते हैं। शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, उन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों साथियों की सहायता से भी कर सकते हैं। इसे नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पगपग छर रही है। जगमग छटा जो इतनी सुंदरता है, इतनी हरियाली है और पगपग छर रही है कि चारों दिशाओं में हरा भरा जो पौधे हैं, जो प्रकृति की सुंदरता है वह छर रही है, एकदम सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। चारों दिशाओं में एकदम जगमगा रही है उसकी छटा। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखिए। तो ऐसे ही अर्थ दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है कि पग मतलब कि हर कदम पर, तो इसके कुछ और ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। चलिए आइए करते हैं। यहाँ पे हम दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो। जैसे घड़ा है, घड़ा से घड़ी हो गया, आ की मात्रा हटा के बड़े ई की मात्रा लगा दिए। उसी प्रकार से कमल है तो कमल से कमाल हो गया। उसी प्रकार से चाची है तो चाचा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप एक मात्रा का फ़र्क होता है और सेम आपको लगते हैं, लेकिन आ की मात्रा, ई की मात्रा बदलने से शब्द बदल जाते हैं। आगे देखिए, इसमें पाठ से आगे हम करेंगे। पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। जैसे आप अगर दिल्ली रहते हैं या हैदराबाद रहते हैं, तेलंगाना रहते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं
वहाँ पे वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की विशेषता कैसी है, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की जलवायु आपको कैसी लगती है, वह वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध फेमस स्थान कौन सा है। तो हैदराबाद में चार मीनार है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इडली डोसा खाया जाता है। जैसे आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के बारे में आप लिख सकते हैं। ये तो आपस में आपकी बात है, ये आपके बारे में ही आपको लिखना है। ख नंबर है, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। तो आपको ये प्रश्न खुद करना है कि आप या तो अपने दोस्त के बारे में लिखिए, या फिर अपने ही परिवार के बारे में लिखिए, अपने माता पिता भाई किसी के बारे में आपको लिखना है। जो उनकी बातें आपको अच्छी लगती है उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर आपका बहुत ज़्यादा प्रिय मित्र कोई हो, उसकी बातें आपको अच्छी लगती है तो उसके बारे में आपको 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, जितना आपको समझ में आता है उतना आप इसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसमें है, बंसी से श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी बुनित गीता। बंसी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजना है आपको, और सही चित्र के नीचे आपको लिखना भी है। इसमें दिया है कि बंसी, जो बंसी होती है उसे बजाते हैं। जैसे कौन कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसे सिर्फ मुंह से बजाया जाता है। तो यहाँ पे एक वाद्यों के नाम शब्द का एक जाल बना हुआ है, इसी में से हमें तलाश करना है और ढूंढ के फिर हमें उसका आंसर लिखना है। तो मैंने इसका आंसर आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए शहनाई दिया हुआ है, यहाँ पे शहनाई है, यहाँ पे बांसुरी भी दिया है, फिर यहाँ पे सिंगी दिया है, फिर यहाँ पे भंकोरा भी दिया है, यहाँ पे अलगोजा भी दिया है। यहाँ बांसुरी है, बीन है, सिंगी है, शहनाई, अलगोजा, भंकोरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने टाइपिंग में थोड़ा हो गया है मिस्टेक, सिंगी यहाँ पे सिंगी होगा, सिंगी बड़ी ई की मात्रा होगी, इस तरीके से आपको सिंगी लिखना है। बीन को भी आपको यहाँ पे बीन दिया है तो बीन में भी यहाँ पे क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा, ऐसे करके आप बीन लिख देंगे। तो यहाँ पे टाइपिंग में वो टाइपिंग नहीं हो रहा था इसलिए हो गया है। तो आप यहाँ के आपके पूरे आंसर यहाँ पे दे दिए गए। बांसुरी है, बीन है, सिंगी है, शहनाई, अलगोजा, भंकोरा। अब इसके चित्र भी दिए गए हैं, आप ध्यान से चित्र को भी देख लीजिए। चलिए देखिए, तो इसमें चित्र नीचे दिया गया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें दिया है घर घर, घर घर का अर्थ होता है हर घर में, बाल बाल हर बार बचाना, सांस सांस हर सांस सांस में, हमारी सांस सांस में, देश देश हर देश देश में, पर्वत पर्वत हर पर्वत में। फिर इसके बाद हम आगे करेंगे, यहाँ पे ख नंबर करेंगे, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कहा गया है कि यह जो भारत माता है, भारत माता की रक्षा के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए बहुत बार बहुत से महान वीरों ने युद्ध किया है इस भारत भूमि पर, और ये महान पुरुष बुद्ध जी की यह भूमि पवित्र भूमि है। इसमें आगे करेंगे हम, कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो संकेत यहाँ पे तप है, देव है, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि, ऐसे बहुत सारे हैं। इन्हें जोड़ जोड़ कर आपको एक नए शब्द का नए शब्द बनाना है। जहाँ जो कि यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है, यहाँ पे बादल जैसा है और इसमें सारे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे भूमि, तपोभूमि, देवभूमि, कर्मभूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, रंग भूमि, इस तरीके से भूमि से रिलेटेड आपको अलग अलग शब्द नए बनाना है। और वह मैंने यहाँ पे इस जो बादल टाइप बना हुआ है इसमें मैंने लिख भी दिया है आपके सुविधा के लिए, ताकि आपको आसानी हो और आप आराम से इसे समझ भी सकते हैं। तो आगे करते हैं हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की सब कुछ, थोड़ा भिन्न, थोड़ा समान, थोड़ा अलग भी है, थोड़ा एक जैसा भी लगता है। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। यहाँ पे दिया है, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ दिया मतलब होता है दीपक, दिया मतलब क्या होता है, दीपक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है।
और दया, दया मतलब कि कृपा, कृपा या उदारता, उदारता। यहाँ पे उदारता भी होगा और दया भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपका आंसर लिख दिया है, जग को दया दिखाई। जग को दया मतलब कृपा करना, किसी पे उदारता करना। और जग को दिया दिखाया मतलब संसार को दीपक दिखाया। दिया मतलब दीपक, जलने वाला दीपक। तो इसमें आगे हम करेंगे, आगे के क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें आगे है, इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र हैं जो कि आपको इसका नाम लिखना है। अ से अलगोजा होगा, बी से बीन होगा, बा से बांसुरी होगा। यहाँ पे सिंगी, मैंने सिंगी को आपको बताया था कि इस तरीके से सिंगी लिखी जाती है। यहाँ पे लिखा गया है इस तरीके से, यहाँ पे सिंगी होगा। और यहाँ पे सहनाई है, नाद है, बंकोरा, शंख। ये सारे चित्र के सामने मैंने पूरा उत्तर आपका लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज की पहेली है, इसमें आज की पहेली है। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। पहला शब्द जो है उदाहरण के लिए पहले बना दिया गया है ताकि आपको बाकी शब्द आसानी से समझ में आ जाएं कि इसमें करना क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि पहला है महासागर, समहगर। तो इसमें महासागर होगा। यहाँ पे पहला तो इसमें ऑलरेडी बना दिया गया है ताकि बाकी आपको समझ में आएगा। तो पहले का जो अर्थ होगा वो महासागर होगा, दूसरे का जो अर्थ होगा वो हिमालय होगा, और तीसरे का जो गग है उसका क्या होगा, गंगा नदी होगा, और चौथे का क्या होगा, बतर मतलब भारत होगा। पांचवें का अर्थ जो होता है वो कोयल होगा, और छठे का जो अर्थ है वह पवन होगा। इस तरीके से मैंने आपके सारे जो प्रश्न उत्तर है और जो व्याकरण के जो अंश दिए गए हैं उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश की हूँ। और मैंने इस कविता के भावार्थ को भी मैंने दूसरे वीडियो में, मैंने पहले वीडियो में दिया था, वो भी अगर आपको देखना है तो मैंने उसका भावार्थ और उसका व्याख्या मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, जो कि सोहनलाल द्विवेदी मातृभूमि को लिखा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला पार्ट जो सेकंड लेसन है, जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस सेकंड लेसन गोल है, जो ध्यानचंद के बारे में दिया गया है, मैं उसे भी पूरा एक्सप्लेन करूँगी और मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। और इसके बाद अब ये समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉच।